दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट के रेस में एक तरफ इंडिया के सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के बी सुदर्शन रेड्डी। ये दोनों भी साउथ इंडिया से है। चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नॉमिनेशन और 9 सितंबर को वोटिंग होगी। तो सवाल है कि किसका पगड़ा भारी पड़ेगा, कौन बनेगा देश का वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, पूरा वोटिंग प्रोसेस क्या होता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोनों कैंडिडेट्स के बारे में जान लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन फिलहाल महाराष्ट्र के गवर्नर है। सिर्फ 17 साल की एज में आरएसएस से जुड़े, फिर जनसंघ और बीजेपी के पार्ट बने और तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वही 29 साल के बी सुदर्शन रेड्डी अभी हैदराबाद के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर के ट्रस्टी बोर्ड के मेंबर है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि दोनों पार्टियों ने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए साउथ इंडिया से कैंडिडेट ही क्यों चुना। देखिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट इसकी 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहली वजह, इंडिया में दरअसल एक ट्रेडिशनल चलता आया है। अगर राष्ट्रपति नॉर्थ इंडिया का होता है तो वाइस प्रेसिडेंट मोस्टली साउथ इंडिया से चुना जाता है। अभी प्रेसिडेंट नॉर्थ से है, इसलिए एनडीए और इंडिया ने अपने कैंडिडेट साउथ से ही सिलेक्ट किए हैं। दूसरी वजह, बीजेपी साउथ इंडिया में अपना दबदबा दिखाना चाहती है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि तमिलनाडु जैसे स्टेट में बीजेपी का वोट शेयर काफी बड़ा है, लेकिन सीट में अभी भी वो जम नहीं मिला। राधाकृष्णन को वाइस प्रेसिडेंट बनाकर बीजेपी यह मैसेज देना चाहती है कि साउथ इंडियंस लीडर्स को नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस मिल रही है और 2026 के तमिलनाडु इलेक्शंस पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। और एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि मोदी जी लास्ट 11 साल से पावर में है, पर साउथ इंडिया में उनकी स्ट्रॉन्ग पकड़ अभी भी नहीं है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के लिए। तीसरी वजह, साउथ इंडिया दरअसल इंडिया ब्लॉक का स्ट्रॉन्ग गढ़ है। राहुल गांधी केरला से वहाँ एमपी रहे और अब वहाँ प्रियंका गांधी है। प्लस टीएमके और टीएमसी जैसे पार्टनर्स भी चाहते थे कि उनका कैंडिडेट साउथ से हो। इस वजह से उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज तेलंगाना के बी सुदर्शन रेड्डी पर दाव लगाया है। खैर, यह सब एक्सपर्ट की बातें हैं अपनी जगह, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है, कौन कौन लोग वोट करते हैं और पूरे रूल्स क्या होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्लियरली लिखा हुआ है भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स 1974 में। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन की अनाउंसमेंट करता है और फिर पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। मेनली वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इसमें वोट देते हैं सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज, मतलब आप और हम बैलेट बॉक्स के आसपास भी नहीं जा सकते। और हाँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट असेंबली का भी रोल होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ एमपीज ही डिसाइड करते हैं। अब कैंडिडेट कौन बन सकता है? जो भी खड़ा होना चाहता है उसके नाम के पेपर्स पर कम से कम 20 एमपीज के सिग्नेचर होना जरूरी है, यानी 20 एमपीज उसके प्रपोजल बनते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन एक वोट डेट डिसाइड करता है और यह वोटिंग होती है पार्लियामेंट हाउस के एक खास हॉल में और सीक्रेट बैलेट पेपर से यह वोटिंग होती है। इस इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड नॉमिनेट एमपीज वोट करते हैं और इस बार एमपीज का टोटल नंबर है 782। और अब सवाल है कि वोटिंग कैसे होती है। तो एमपी अपने पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के सामने टिक लगाता है। अगर 2 या उससे ज्यादा कैंडिडेट्स है तो प्रेफर वोटिंग सिस्टम यूज होता है, यानी एमपी अपनी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस तक भी लिख सकता है। अब जीत कैसे डिसाइड होती है? देखिए, अगर कोई कैंडिडेट 50 से भी ज्यादा एमपी की फर्स्ट चॉइस बन गया तो वही विनर है। और अगर किसी भी कैंडिडेट्स को मेजोरिटी वोट ना मिले तो सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जाता है और उनके वोट दूसरे पसंदी वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर किए जाते हैं और यह प्रक्रिया अंतिम नतीजा आने तक चलती रहती है। तो एक सवाल और भी है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका पगड़ा भारी है। सबसे पहले अगर नंबर्स की बात करें तो लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं, जिसमें अभी 1 सीट खाली है। एनडीए के पास अभी यहाँ 293 एमपीज है। राज्यसभा में टोटल 245 एमपीज है, जिसमें 5 सीट वैकेंट्स है। यहाँ एनडीए के पास 129 एमपीज है, यानी दोनों हाउसेस मिला के भी एनडीए के पास है 422 एमपीज का सपोर्ट और जीत के लिए चाहिए होता है सिर्फ 391 एमपीज की मेजोरिटी। तो एनडीए कंफर्टेबली बहुत ऊपर है। और वही इंडिया अलायंस की बात करें तो उनके पास लोकसभा में 234 एमपीज और राज्यसभा में 77 एमपीज है, मतलब दोनों हाउस मिलाकर सिर्फ 312 एमपीज का सपोर्ट, यानी मेजोरिटी के काफी पीछे। तो नंबर से साफ दिखता है कि एनडीए उम्मीदवार का जीतना लगभग कंफर्म है। और वही उपराष्ट्रपति को 5 साल के लिए चुना जाता है और वो कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।